नमस्कार बच्चों। ये वर्कशीट नंबर 75 है, जिसमें इससे पहले सेक्शन ए के बारे में प्रश्न पत्र जो आएगा, आने वाला जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये जो प्रश्न पत्र का जो 20 पार्ट है, बी पार्ट के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। इसमें प्रश्न पत्र को समझना जारी इसका टॉपिक है। अब हम जब बात करते हैं ये वर्कशीट नंबर 75 में, तो इसमें बी में कुल 2 अंक वाले 6 प्रश्न आएंगे। 2 अंक पार्ट बी के 2 है, 3 तरह के प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले। 3 अंक वाले 7 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या हो गई 6, 7, 6, 13 और 3, 16 प्रश्न। और कल जो पिछली वर्कशीट है उसमें बताया गया था 16 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, और 1 नंबर के 4 केस स्टडी टाइप सवाल जो आएंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 सवाल ए पार्ट में हैं और ये कुल जो 16 प्रश्न हैं वो बी सेक्शन में आएंगे। 6 नंबर कुल जो है 12 अंक होंगे। कुल प्रश्न 6 दूनी 12, 2 अंक वाले 6 आएंगे और 3 अंक वाले 7 आएंगे और 5 अंक वाले 3 आएंगे। ये प्रश्न आएंगे। अब हम देखते हैं जो कि वो प्रश्न कैसे क्या करना है उसके बारे में जानकारी है। अब कुल प्रश्न 16 है तो अंकों की संख्या हो गई 48 और कुल प्रश्न 16 हैं। इसमें 2 अंक वाले प्रश्न जो हैं उसको देखिए क्या कहा गया है। इन प्रश्नों का उत्तर छोटा रखने का प्रयास करें और प्रश्नों को जो है 3-4 पदों में उत्तर प्राप्त हो जाए। प्रश्नों पे ज़्यादा समय खर्च ना करें। हमारे बच्चे करते क्या है, 1 नंबर में ज़्यादा शुरू से बनाते आ रहे हैं और 1 नंबर पे ज़्यादा सवाल को 1 नंबर को 3-4 नंबर के हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं और 2 नंबर को 3-4 के हिसाब से, और 5 नंबर 4 नंबर वाले को उनके पास समय ही नहीं बचता है तो 1 नंबर की तरह प्रयास करते। तो इस तरह से नंबर कम मिल जाते। टाइम मैनेजमेंट सीखिए। तो 2 अंक वाला जो प्रश्न है उसको 3 से 4 पदों में आंसर प्राप्त, प्रश्नों पर ज़्यादा समय खर्च ना करें। 3 अंक वाला जो प्रश्न है लघु उत्तर प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में समझाते हुए हल करें। आवश्यकता अनुसार चित्र बनाएं। आवश्यकता अनुसार चित्र बनाएं और हल। और 5 अंक वाले प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 15 नंबर के 5 या 15 3 सवाल आएंगे। ये 15 नंबर के होंगे ये वाला सवाल। तो इसमें आपको कह रहा है जो कि इस प्रश्नों को विस्तृत में हल करें। आवश्यक होने पर चित्र जरूर बनाएं। खास करके ज्योमेट्री का पार्ट और ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट यानी त्रिकोणमिति और ज्यामिति में चित्र अवश्य बनाएं। चित्र के भी नंबर हैं। बिना चित्र के आप कितना भी सही बना लें तो आपको उत्तर नहीं, आंसर नहीं के नंबर नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए चित्र बनाएं। सूत्रों को प्रयोग कर चरणबद्ध तरीके से हल करें। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, अतः समय को बचा के रखें। यदि आप कर सके तो 5 अंक वाले प्रश्न बना लें। मेरा तो ये मानना है आप पहले जो एग्जामिनर का इम्प्रेस्ड करना चाहते हैं तो पहले 15 मिनट जो आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है तो अच्छी तरह से उसको पढ़ें और देखें जो कि आप बिना गलती किए कौन सा सवाल बना सकते हैं इजीली। पहले उसका चयन करें। फिर
उसको यदि 3-4 सवाल आपका सही बन गया तो इम्प्रेशन सही बन जाएगा, और उसके बाद आपके पास अपने हिसाब से जो आपको एक्चुअल आता था उस पे आपका समय का सदुपयोग होते हुए उतना आपको नंबर आ गया। आगे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, यदि आप याद करके या थोड़ा बहुत भी उस हिसाब से चलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत भी आता है तो उसका आधा अधूरा नंबर मिलता जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक नंबर से शुरू किया और बाद में आपको आता हुआ क्वेश्चन समय के अभाव में छोड़ना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो पहले टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें और ऐसे प्रैक्टिस करें जो कि जो सवाल पहले आता है उसको हल करें, और बाद में जो नहीं आता है उस पर बाद में ध्यान दें, चाहे 1 नंबर का हो या 5 नंबर का। कोशिश करें जो 5 नंबर वाले से ही शुरुआत करें, उल्टे से शुरुआत करें। अब आइए इस पे आधारित उपरोक्त बातों को समझते हुए प्रश्नों का हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये समरूप है कि नहीं है। ज्ञात कीजिए कि दिए गए त्रिभुज समरूप हैं। यदि हाँ तो समरूपता का क्रम बताइए, यानी किस समरूपता के नियम से बना है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 71 डिग्री, तो यहाँ पे 39 डिग्री और यहाँ पे अब एक एंगल हम ये निकालते हैं अलग से, एंगल सम प्रॉपर्टी से यदि हम निकालते हैं तो इस दोनों का जोड़ के किसी एक में या तो इसका निकालें या इसका निकालें, इस किसी एक का निकालते हैं, इसी का निकालते हैं तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण F बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 और 71 141। इसको करेंगे, ये डिग्री में है तो ये हो जाएगा 39 डिग्री। ये 39 आ गया। अब ये भी 39 है तो ए समरूपता भी तो है आपके पास, तो ए समरूपता से हाँ लिखेंगे, हाँ यह सर्वांगसम है, हाँ यह सर्वांगसम है, हाँ त्रिभुज DEF सर्वांगसम है। किसका? त्रिभुज। अब वो क्रम लिखना है तो पहला हाँ लिख दिए, हाँ ये समरूप है, समरूप त्रिभुज है। और समरूपता का क्रम कौन कौन सा है तो देखिए ए समरूपता से तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 71 से शुरू कर रहे हैं, 71, 39 और 70 की तरफ जा रहे हैं डिग्री के हिसाब से। तो 71 यहाँ पे, फिर 39, तो यानी EFD, और यदि हम DEF लिखें DEF यानी 70, जो कोण नहीं है ये 70 हो जाएगा, 70 से शुरू कर रहे हैं तो Q, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हमने 71 वाला लिया है डिग्री वाला, तो ये QRP किससे, कौन से नियम से है, AA समरूपता से, AA समरूपता से। ठीक है, तो ये पहले एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फिर लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये 2 पार्ट में बटा हुआ, पहला हाँ या ना में जवाब देना था तो हाँ आ गया तो 1 नंबर इसका। यदि हाँ है तो समरूपता के क्रम लिखिए, तो हाँ है तो कैसे है तो पहले इस से, और हाँ है तो किस नियम से है, कौन से नियम लगा है और कैसा क्रम है वो लिख दिए, तो ये 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एक रेखा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो उसको 1:3 में विभाजित कीजिए। तो एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, ये है 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, जो कि हमने खींच लिया 8 सेंटीमीटर रेखा, और इसका नाम देना है A और B है। अब इसको 2 तरीके से आपको बताया गया है, एक तो न्यून कोण बनाते हुए यहाँ से बनाइए, यहाँ से आप न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींचें,
और एक यहाँ से लाइन खींचे न्यून कोण बनाते हुए। इसमें मिलना चाहिए, मिल नहीं पाया। ठीक है, तो अब इसको हम अपने हिसाब से कंपास का चाप खोल लेंगे, कंपास का मुंह खोल लेंगे, जो आपका पेंसिल वाला हिस्सा और वो वाला हिस्सा है, तो ये वाला पेंसिल वाला इसका चाप अपने हिसाब से खोल लेंगे कंपास का। तो यहाँ से एक ये इसको हम x नाम दे देते हैं, x, और ये y। तो यहाँ से हम बराबर चाप से 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 अपने हिसाब से इसको हम x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 और y4 अब वो हम दे दिए। अब देखिए इधर लेना है एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और इधर वाले में लेना है 3 हिस्सा यानी x1 और y3। इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, इसको मिलाते हुए यहाँ से लाइन खींच देंगे। ये जहाँ पे कटा यहाँ पे हम P मान दे देंगे, P नाम दे देंगे, तो AP हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 1:3। तो इस तरह से बनाते हैं। आप इसका वो भी लिख सकते हैं, स्टेप भी लिख सकते हैं। आइए हम आगे दूसरे तरीके से भी इसको करते हैं। इसको दूसरे तरीके से यदि हम करते हैं तो देखेंगे कैसे होता है। आप सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए और इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B, और 1:3 में है। ठीक है, तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये 1 और मतलब 1 और ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 1 + 3 यानी 4, 1/4। 4 हिस्सों में बांटना है, तो 1 हिस्सा इधर और 3 हिस्सा इधर रहना चाहिए, तो 1/4 4 हिस्से में बट। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एक न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लेंगे और इसका नाम दे देंगे x, और इसके बाद इसके कंपास खोल करके अपने हिसाब से कोई भी माप ले करके कंपास खोल करके बराबर 4 जगह आर्क लगाएंगे, 4 भाग में बांटेंगे, 3 और 4। इसका नाम होगा, ये जितना है हाईएस्ट है उतना, दोनों में जो हाईएस्ट है, तो चलो इसको हम दे देंगे x1 x2 x3 x4। अब पहला क्या है, फर्स्ट पे, और नीचे 4 है यानी चौथे पे ले जा करके और इसको मिलाएंगे। चौथे पे ले जा, जो लास्ट वाला है वहाँ पे ये रखेंगे और इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब हमें ज़रूरत किसका था, एक इसका ज़रूरत है और अब इसका ज़रूरत है, एक्स पहले वाले का और चौथे वाले का, तो इसकी ज़रूरत है। अब कंपास खोलेंगे, कंपास का मुंह कंपास खोल करके इस पे आर्क लगाएंगे और x1 पे भी वही आर्क लगाएंगे, x1 पे भी वही आर्क लगाएंगे। फिर इस कंपास का चौड़ाई देखेंगे कहाँ पे कट रहा है, ये आया यहाँ पे कट रहा है। अब उतना ही उसी पे लेकर के एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से ये हो गया। ऐसे ही बनाना था, इसका नाम P दे दिए, इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला सवाल, देखते हैं कैसा है। अब ये देखिए, इसमें दिया हुआ है
ये सवाल है आपके पास। ये सवाल है, दी गई आकृति में 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है छायांकित, तो इस एरिया का कह रहा है आपको छायांकित भाग का एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 14 दिया हुआ है ऊपर वाला, ये भी 14, ये भी 14। तो आइए हम इसको पहले बड़ा करके देखते हैं कैसे है, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो अब अंदर वाले पे बात करते हैं। अंदर वाला हिस्सा है क्या चीज़? बाहर वाला तो वर्गाकार है, नीचे अंदर वाला जो ये वाली आकृति है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है क्या चीज़, यदि ये समझ गए तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं छायांकित भागों का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल में से जो ये वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं ये क्षेत्रफल वाला जो हिस्सा है वो कैसे है। ये देखिए, मैंने बनाने का प्रयास किया तो देखिए ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये ऐसे था, यानी 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा था। ये 14 था तो 14 में से ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, 3 इधर से चला गया, 3 इधर से चला गया, तो 3 3 6 चला गया, तो 8 बचा। तो 8, ये वाला 8 है, ये वाला भी 8 सेंटीमीटर है। अब 8 सेंटीमीटर में पता चल गया, तो ये यहाँ से ये एक अर्धवृत्त बना रहा है, ये भी अर्धवृत्त बना रहा है, ये भी अर्धवृत्त बना रहा है, ये भी। तो यानी ये 2 है, ये 4 है, 2, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और ये 2 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त है। तो कितने वृत्त हैं? अर्धवृत्त कितने हैं? 4 अर्धवृत्त है। तो ये 4 अर्धवृत्त बराबर में 2 वृत्त हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, पहले लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधे लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में पहले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल फिर माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस या तो 4 गुने 2 अर्धवृत्त लिखे, 4 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। आधा आधा, आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये, तो ये लिख सकते हैं 2 वृत्त का क्षेत्रफल, या 4 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कोई 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकता है, वो भी सही है। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? 14 गुने 14, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 14 गुने 14, और छोटे वर्ग का 4 गुने 4, 4 गुने 4, और माइनस 2, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे 22/7 लिखें, 22/7, या अर्धवृत्त में पाई ही लिखाना चाहते तो पाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं कोई दिया हुआ है तो पाई भी लिख सकते हैं, पाई। और आर क्या है? 2 गुने 2 आर स्क्वायर, और बटे 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का आधा है। और तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई, इसमें से 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196,
-16 और -4 दूनी 8 पाई। या तो पाई का वैल्यू दिया हुआ यहाँ ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन यूनिट लिखें। तो ये इसके बाद क्या है 180 -8 पाई। यदि आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जितने स्टेप लिखेंगे उतने तक का आंसर मिलेगा। स्टेप वाइज लिखें, पाई का वैल्यू डाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रश्न के प्रारूप को समझकर परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे और निर्धारित समय में प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे। आप सभी को बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।